हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यमनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, सही वाला या गलत वाला। क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है तो मैंने रॉन्ग पर अंडरलाइन कर लिया। अब यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, टू क्लोरोप्रोपेन हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमको चेक करना है। तो देखिए टू क्लोरोप्रोपेन जो है, अगर मैं सिंपल बनाऊं तो ये आपके टू क्लोरोप्रोपेन आपके हो जाएगा। ठीक है, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये अभी मैंने सिंपल प्लेन में बना दिया है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है टू क्लोरोप्रोपेन हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसको आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। ये CH3 है, इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर एक कार्बन पर दो ग्रुप सेम होते हैं तो प्लेन लग जाता है। तो क्या होता है, प्लेन लग जाता है। अब ये कैसे, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 4 ग्रुप होते हैं। ये मैंने 4 ग्रुप बना दिए। ठीक है, ये 4 ग्रुप है आपके कार्बन के। तो ये कार्बन है और ये 4 ग्रुप है। अब मान लीजिए कोई से भी दो ग्रुप सेम हो जाए। क्या हो जाए, कोई से भी दो ग्रुप क्या हो जाए, सेम। अब आपको करना क्या है, प्लेन लगने का मतलब क्या है कि जब आप प्लेन लगाते हैं मॉलिक्यूल में तो वो जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन लगाने के बाद मिरर इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि ये मैंने कार्बन ले रखा है, 4 ग्रुप है। अब मान लीजिए कि ये जो दो ग्रुप हैं, ये मान लीजिए ये जो दो ग्रुप हैं ये सेम है सपोज। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मैं कोई प्लेन लगा सकता हूँ जिससे मिरर इमेज बन जाए। तो मैंने क्या करा, प्लेन ऐसे लगाया। तो ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये सेंटर एटम जो कार्बन है वो क्या हो गया, हाफ हाफ कट गए। तो अगर एटम को आप हाफ हाफ काटोगे तो मिरर इमेज हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है वो आपस में क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। क्या हो गए, मिरर इमेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर एक कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो प्लेन नहीं लगता है, लेकिन अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो प्लेन लग जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दो CH3 है, मतलब दो ग्रुप सेम है तो इसमें प्लेन लग जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, टू क्लोरोप्रोपेन हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सही है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल ऐसे समझो कि अगर एक कार्बन पे दो ग्रुप भी सेम है तो उस कार्बन पे प्लेन लग जाएगा, अगर केवल एक कार्बन है तो। ओवरऑल बड़े मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेकंड क्या है, टू क्लोरोप्रोपेन इज ए कायरल। अब यहां पर दो टर्म आती है, एक आती है कायरल और एक आती है ए कायरल। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, इनको समझे कैसे। तो देखिए यहां पर सीधा सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल की, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के सेंस में, मॉलिक्यूल के सेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात कर रहे हो और आप उसकी मिरर इमेज ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मिरर इमेज, और वो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है। अब जैसे उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरा हाथ है। अब मैंने माना कि यहाँ बीच में मिरर है, तो जब इसकी मैं मिरर इमेज देखूंगा तो मिरर की इमेज आपको पीछे दिखाई देती है, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी ये। ठीक है, तो इस हाथ की मिरर इमेज बन गई ये। अब जब इसको मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं हो रहा। मतलब एज इट इज ये क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं हो रहा। तो अगर अध्यारोपित मिरर इमेज नहीं होती है तो वो कायरल कहलाता है। क्या कहलाता है, कायरल। और अगर वो अध्यारोपित हो जाए, उसको आप ऐसे समझो कि ये मैंने एक सर्किल बनाया, ये बीच में मिरर लिया और ये इसकी मिरर इमेज बन गई सर्किल, तो ये सर्किल इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या है, ए कायरल। अब ये तो बात हुई मिरर इमेज की। अब हर बार हम इमेजिन थोड़ा ना कर सकते हैं, मिरर लगाया, वो मिरर इमेज बनी, सुपर इम्पोज हुई या नहीं हुई। ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा इजी करें। तो इजी करने का सेंस क्या है कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन प्रेजेंट है या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों में से एक या दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो एक आरएल में जाएगा। किस में जाएगा, एक आरएल में। और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन भी एब्सेंट है
और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। आई किसका नोटेशन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का। ये अगर दोनों एब्सेंट है तो वो कायरल में जाएगा। क्लियर। अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, 2 क्लोरोप्रोपेन इज, तो देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन में अभी हमने चेक करा, क्या चेक करा कि यहां पर प्लेन लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लेन लग रहा है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन लग जाता है तो वो किस में जाएगा, ए कायरल में। तो ये जो स्टेटमेंट है 2 क्लोरोप्रोपेन इज ए कायरल, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ये भी क्या हो गया, सही हो गया, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, 2 क्लोरोब्यूटेन डज नॉट पजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा जो स्टेटमेंट है, 2 क्लोरोब्यूटेन डज नॉट पजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब 2 क्लोरोब्यूटेन की बात कर लेते हैं, अभी तो 2 क्लोरोप्रोपेन की बात चल रही थी, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात होती है 2 क्लोरोब्यूटेन की, तो 2 क्लोरोब्यूटेन की बात कर लेते हैं। 4 कार्बन है, ठीक है। ये मैंने कहा क्लोरीन है, ये मैंने कहा हाइड्रोजन है। ये CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2CH3, या इसको आप C2H5 भी कह सकते हैं। 4 ग्रुप है तो इसको मैं C2H5 लिख देता हूँ शॉर्ट में। इस पूरे ग्रुप को मैं क्या लिख देता हूँ, C2H5। अब मैं इस कार्बन की अगर बात करूं तो यहां पर ये कार्बन किरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, किरल कार्बन। अब किरल कार्बन का मतलब क्या है कि अगर चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो कार्बन क्या कहलाएगा, किरल कार्बन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो प्लेन नहीं लगेगा, तो प्लेन नहीं लगेगा। एक कार्बन के सेंस में बात हो रही है, ठीक है। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उसमें प्लेन नहीं लगेगा। तो अगर मॉलिक्यूल में एक किरल कार्बन है तो प्लेन किसी भी हालत में नहीं लगेगा, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस केस में ये जो कार्बन है ये किरल कार्बन है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक किरल कार्बन होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल होता है। क्या होता है, कायरल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें प्लेन जो है वो एब्सेंट होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो अब अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं, 2 क्लोरोब्यूटेन डज नॉट पजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्यों, क्योंकि प्लेन नहीं है इसमें। ये स्टेटमेंट सही हो गया। इसका मतलब चौथा गलत होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन इज ए कायरल। अब ए कायरल कब होता है, जब उसमें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको अब सिंपल सा है कि अगर मैं, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम चेक नहीं कर पाते कि भाई 2 क्लोरोप्रोपेन कैसा है, 2 क्लोरोब्यूटेन कैसा है। लेकिन इतना तो मेरे दिमाग में है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन है, अगर प्लेन है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ए कायरल। और अगर प्लेन नहीं है तो वो क्या होगा, कायरल। अब यहां पर जब आप दो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ये कह रहा है डज नॉट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अगर प्लेन नहीं है मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, कायरल है। अब यहां पर ये कह रहा है ए कायरल है, यहाँ ये कह रहा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है। तो दोनों में से एक सही होगा और एक गलत होगा, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 क्लोरोब्यूटेन इज ए कायरल। तो अगर मैं कह रहा हूँ 2 क्लोरोब्यूटेन ए कायरल है, इसका मतलब ये है कि 2 क्लोरोब्यूटेन में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब क्या हो गया, दूसरा मतलब ये हो गया कि 2 क्लोरोब्यूटेन में क्योंकि एक किरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो क्या होगी, मिरर इमेज पे अपनी सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो डेफिनेशन के सेंस में क्या हो गया कि ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है, कायरल। तो यहाँ पर इसको ई कायरल कह रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर 4 ग्रुप हैं, मतलब एक कार्बन पे 2 ग्रुप और दूसरे कार्बन पे 2 ग्रुप, और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। पूरा मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। तो यहां पर ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है। ये 3 तरह के डिस्टेंस है। अगर ट्राइंगल आप देखेंगे बन रहा है, 3 तरह के डिस्टेंस है, या आप कह सकते हो 3 तरह की पोजीशन है। अगर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप की बात करें तो उसको जेमिनल पोजीशन कहेंगे। आमने सामने की बात करें तो वो सिस पोजीशन है, और यहां से यहाँ की बात करें तो ट्रांस पोजीशन है। तो क्योंकि आपके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, तो इससे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें आपके जो मिरर इमेज है वो हम उसकी बात नहीं करें, नॉन मिरर इमेज आइसोमर की कैटेगरी में आता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंडीशन है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। क्लियर।
अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो सबसे सिंपल एक तरीका आपको बता दूं ज्योमेट्रिकल कौन शो करते हैं कौन नहीं करते, कि जो डबल बॉन्डेड वाला एक कार्बन है इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और जो दूसरा कार्बन है उसके भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब ये आपस में सेम हो डिफरेंट हो उससे मतलब नहीं है, एक कार्बन जो है उसके दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और जो दूसरा कार्बन है उसके भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब हमको चेक करना है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक एक की स्ट्रक्चर बनानी है और ग्रुप लगा के चेक करने की भाई सेम है कि डिफरेंट है। कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन की जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर आपके ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा ये CH2 हो गया टर्मिनल वाला कार्बन। अब एक कार्बन पर आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसका मतलब एक कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जिसमें आपको थ्योरी वीडियो सारे मिल जाएंगे, तो वहां से आप थ्योरी वीडियो चेक कर लेना। अगर हम 1 एल्कीन की बात करते हैं तो 1 एल्कीन जो है, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूँ, 1 एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तो ये सिंपल 1 ब्यूटीन है, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ गए जो कि सेम है। ये तो ऑप्शन कट गया। अब दूसरा ऑप्शन है प्रोपीन। तो प्रोपीन की अगर मैं बात करूं, इसने मेंशन नहीं करा है कि 1 प्रोपीन है कि 2 प्रोपीन है। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, 2 प्रोपीन तो होने से रहा, 1 प्रोपीन ही होगा। अब डबल बॉन्ड मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो प्रोपीन में एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब सेम ग्रुप आ गए। तो ये भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल की बात करें, 1 फिनाइल प्रोपीन। तो प्रोपीन की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये मान लीजिए प्रोपीन बना ली जैसे अभी ऊपर बनाई थी, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इसने एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। अब 1 पोजीशन होती कौन सी है, अगर डबल बॉन्ड आप जहां लगा रहे हो तो जहां से स्टार्ट होता है वो 1 होती है पोजीशन, 1 2 3। अब 1 पे आपने फिनाइल लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 1 पे फिनाइल लगा दिया और एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, और यहां पर आपने एक कार्बन लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक तो आपके है मिथाइल ग्रुप और एक है आपके हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए और यहां पर भी दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो अब आप क्या देखेंगे, एक बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने आ जाएगा और एक बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन बन जाएंगे। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो 4 कार्बन है ब्यूटीन का, मतलब ये 2 ब्यूटीन का मतलब बीच में डबल बॉन्ड है, ये लगा दिया मैंने। अब 2 मिथाइल है, मतलब नंबरिंग कहीं से भी करो तो अगर यहां से करोगे तो 2 ये हो जाएगा, यहां से करोगे तो 2 ये हो जाएगा। तो अब नंबरिंग यहां से कर लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4, ये मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब यहां पर आप चेक करोगे कि इस कार्बन पर ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों ग्रुप सेम हो गए। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 फिनाइल प्रोपीन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए उसको आप तसल्ली से चेक करो। तसल्ली से चेक करोगे तो आपको हो सकता है 4 ऑप्शन ढंग से क्लियर समझ में ना आए, लेकिन अगर 3 भी आ गए, जैसे मान लो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये 3 भी आ गए तो मुझे पता चल रहा है कि ये 3 तो शो नहीं कर रहे, जो बच गया वही करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच कॉन्फॉर्मेशन गिव्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली इन ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। इसका मतलब इसने 2 कॉन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, मतलब इसने 2 कंपाउंड दिए हैं और वो कह रहा है उनमें से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, मतलब ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सी है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर मैं इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ूं तसल्ली से तो मुझे 2 चीज समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी, विच कॉन्फॉर्मेशन गिव सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मीनिंग ये है मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन से। इन ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, मतलब ये कह रहा है कि 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, मतलब साइक्लोहेक्सेन में 2 ब्रोमीन है 1,2 पोजीशन पर, लेकिन ट्रांस है, इसने ये मेंशन कर दिया कि ये ट्रांस है। आगे कह रहा है एंड साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल, तो ये यहां पर 1,2 डाइब्रोमो है और ये 1,3 डाइऑल है। इसके आगे इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मतलब ना तो इसने सिस मेंशन किया है ना इसने ट्रांस मेंशन किया है। इसका मतलब ओवरऑल मोर स्टेबल अगर आपको चेक करनी पड़ेगी इस केस में, सिस ट्रांस
या फिर जो भी है। तो ये थोड़ा सा इसने क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग इस टाइप से, अगर यहाँ पर ये सिस ट्रांस मेंशन कर देता तो और स्पेसिफिक हो जाता, लेकिन यहाँ इसने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे आपके साइक्लोप्रोपेन है, प्लेनर होता है, साइक्लोब्यूटेन है, प्लेनर होता है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, प्लेनर होता है। लेकिन जैसे साइक्लोहेक्सेन की बात आती है तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो चेयर फॉर्म होती है। थ्योरी वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, चेयर फॉर्म होती है। क्या होती है? चेयर फॉर्म, इस टाइप से। और यहां पर भी फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? फ्लिपिंग, ठीक है। चेयर फॉर्म जो है वो भी कॉन्फॉर्मेशन शो करती है, फ्लिपिंग शो करती है। अब ये जो चेयर फॉर्म है, अगर इसको आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करो तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि अगर मैं पहला कार्बन ऊपर ले रहा हूं तो बाद के 2 कार्बन नीचे, फिर 2 कार्बन ऊपर और फिर 1 कार्बन नीचे। अब आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि पहला कार्बन ऊपर था, फिर 2 नीचे थे, फिर ये 2 ऊपर थे। तो अगर मैं इन 2 ऊपर वाले, बाद वाले और पहले वाले को जोड़ूं, एक ट्राइंगल बन जाएगा। मतलब ये 3 कार्बन एक प्लेन में है और पहले के बाद 2 नीचे थे, फिर 2 ऊपर, फिर 1 नीचे। तो आप देखोगे कि ये 2 नीचे आए थे, फिर लास्ट में 1 नीचे आ गया, मतलब एक ट्राइंगल नीचे बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके ऊपर वाले कार्बन है 1, 2 और 3, इनका एक ट्राइंगल बन रहा है। और ये नीचे वाले कार्बन है 1, 2 और 3। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर मैं पहले कार्बन की बात करूं तो आप ऐसे समझो कि पहला कार्बन मैंने यहां माना था, तो ये आपके पहला कार्बन और 2 कार्बन ये नीचे, ठीक है। अब यहां पर इसकी बाकी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, बाकी जो 2 बच गई, वो वैलेंसी कैसे आएगी? एक यहां पर और एक यहां पर पीछे की साइड। तो अब आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये तो 2 कार्बन रिंग वाले हो गए, आगे के 2 कार्बन तो रिंग वाले हो गए। अब ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही। तो हमने क्या देखा था? ऊपर के 3 कार्बन और ये नीचे के 3 कार्बन। तो ये एक प्लेन है। क्या है? प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। इसको मैं पैरेलल प्लेन मानूं तो ये वाली जो वैलेंसी है इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसको हम एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल। और ये दूसरी बचेगी, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल। ऐसे ही जब आप आगे के रिंग के कार्बन की बात करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। आगे का जो कार्बन है इसको भी हटा देता हूं, ये 2 कार्बन ऐसे हैं, तो ये वाला एक्सियल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैलेंसी चलती है वो कैसे चलती है? ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। तो एक्सियल कौन से हैं? जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऊपर वाले कार्बन के लिए ऊपर होंगे, नीचे वाले कार्बन के लिए नीचे होंगे। बाकी जो दूसरी वैलेंसी वो इक्वेटोरियल कहलाती है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं दूरी की बात करूं, किसकी बात करूं? दूरी की। तो 1-2 पोजीशन की बात करता हूं। तो मैंने क्या कहा कि ये आपके इस टाइप से है, 1-2 पोजीशन है, ये 1, ये 2, आगे के कार्बन नहीं बनाए मैंने। अब ये पहले वाले का एक्सियल है सपोज, ये पहले वाले का इक्वेटोरियल है, ये दूसरे वाले का जो एक्सियल है ये यहां है और दूसरे वाले का इक्वेटोरियल यहां है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल, ये यहां मान लीजिए इक्वेटोरियल यही होगा, बाहर की तरफ होगा। अब इसको जब आप चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका एक्सियल ये है और इसका एक्सियल ये है। तो जो एक्सियल एक्सियल है आपस में, या जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, ये आपस में ट्रांस है। क्या है? ट्रांस। लेकिन जो एक्सियल इक्वेटोरियल है वो सिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चेक क्या करना है? देखिए, सिस ट्रांस का बेसिक कंसेप्ट हम कैसे मानते हैं कि जो पास पास है सेम ग्रुप तो उसको हम सिस कह देते हैं, और जब सेम ग्रुप दूर दूर होते हैं उसको हम ट्रांस कह देते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रुप के सेंस में तो बात हो नहीं रही, ये पोजीशन के सेंस में बात हो रही है, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो आप इसको देखो कि दूर पोजीशन कौन सी है? जो पोजीशन दूर होती है वो ट्रांस कहलाती है। ये एक्सियल बिल्कुल ऊपर और ये एक्सियल बिल्कुल नीचे, ये ट्रांस हो गए। तो एक्सियल एक्सियल अगर ट्रांस है तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी क्या है? ट्रांस है। लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है? सिस है। ये 1 की बात हो रही है, 1-2 पोजीशन की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं पोजीशन 1-2 की, किसकी बात करूं? 1 और 2 पोजीशन की बात करूं, तो इसके केस में ट्रांस का मतलब क्या है और सिस का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब है एक्सियल एक्सियल, ये ट्रांस का मतलब है। या फिर और लगा देता हूं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और सिस का मतलब क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल
या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल, ये मतलब है। ये पोजीशन है 1 2, ये ध्यान रखना है आपको। अब 1 3 पोजीशन की बात करूंगा तो डिफरेंट केस हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि यहां पर 1 2 भी पूछा और 1 3 भी पूछा, तो दोनों मेरे को डिस्कस करने हैं। अब मैं 1 3 की बात करता हूं, तो ये पहला कार्बन ऊपर था, फिर ये दूसरा कार्बन नीचे, और ये तीसरा कार्बन वापस ऊपर आ गया। तो ये 2 कार्बन हो गए, इन दोनों कार्बन की बात करनी है हमें। अब इन दोनों कार्बन में जब आप देखोगे तो इसका एक्सियल ये रहा और इसका एक्सियल ये रहा। दोनों के एक्सियल क्या है? पास पास है। दोनों के एक्सियल क्या है? पास पास है। इसका मतलब दोनों जो एक्सियल है वो क्या हो गए? सिस हो गए। तो 1 3 के केस में डिफरेंट हो जाता है। 1 3 के केस में सिस का मतलब क्या है? एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और ट्रांस का मतलब क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। तो देखोगे दोनों के केस में डिफरेंट है। यहाँ एक्सियल एक्सियल ट्रांस है, यहाँ एक्सियल एक्सियल सिस है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 है और ये 1 3 है। तो यहां पर आप चेक करेंगे कि ये ऐसे है, तो ये जो 1 3 है ये सिस है। ठीक है, ये क्या है? सिस है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कह सकते हो। तो ये मैंने अभी आपको रिलेटिव पोजीशन बताई है कि भाई सिस का ट्रांस का मीनिंग क्या है एक्सियल इक्वेटोरियल के सेंस में, और पोजीशन के सेंस में कि भाई 1 2 के सेंस में क्या है, 1 3 के सेंस में क्या है। मोर स्टेबल लेस स्टेबल तो दूर की बात है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि 1 2 पोजीशन के लिए ट्रांस क्या है? एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। सिस क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। दूसरा 1 3 के लिए सिस क्या है? एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और ट्रांस क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि इसने कहा है ट्रांस 1 2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है ये which conformation gives significant contribution respectively in सीक्वेंस फॉलो करना है ट्रांस 1 2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब इसने लिख के दे दिया कि आपको ट्रांस में से बताना मोर स्टेबल कौन सा है, 1 2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो 1 2 के लिए ट्रांस कौन सा है? एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं हो सकता। तो अब आप ऑप्शन जब चेक करोगे तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, पॉसिबिलिटी है। एक्सियल इक्वेटोरियल है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल का मतलब सिस है, जबकि इसने लिख के दे रखा कि ट्रांस में से बताना है आपको, तो ये ऑप्शन कट गया। बाकी ये अभी है। अब 1 3 में इसने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि सिस है कि ट्रांस है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल की। तो देखिए नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल कंसेप्ट क्या होता है कि 1 2 पोजीशन की जब हम बात करते हैं या कोई सी भी पोजीशन की बात करें तो होता क्या है कि ये 1 3 इंटरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, जिसको हम कई बार गॉसियन इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे 1 3 पोजीशन में जो भी ग्रुप है वो बहुत पास पास रहते हैं, तो वहां पर इंटरेक्शन होता है। अब नॉर्मल पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होती है कि अगर बल्कि ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है, तो वो इंटरेक्शन से इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल में कोई भी बड़ा ग्रुप है तो उसकी प्रायोरिटी जो रहती है, प्रेफरेंस जो रहती है अकॉर्डिंग टू स्टेरिकल हिंड्रेंस या 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, जिसको गॉसियन इंटरेक्शन भी कहते हैं, वो रहती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल के सेंस में, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो बल्कि ग्रुप है उसको कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे रखते हैं। ये नॉर्मल केस है। अब नॉर्मल होता तो फिर पूछती क्यों आरपीसी? हालांकि आरपीसी नॉर्मल भी पूछती है, नेट में नॉर्मल नहीं पूछा जाता। अब इस केस में क्या है कि एक बल्कि ग्रुप होता तो चल जाता, अब इसने क्या करा? 2 बल्कि ग्रुप दे दिए। तो 2 बल्कि ग्रुप अगर मैं रखूं तो एक केस में मैं रख के देखता हूं दोनों एक्सियल पे। ये मैंने कहा ब्रोमीन है और ये मैंने कहा ब्रोमीन है। ठीक है, दूसरा जो केस बनता ट्रांस का वो बनता इक्वेटोरियल। तो ये मैंने कहा ब्रोमीन है और ये भी मैंने कहा ब्रोमीन है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। क्यों? क्योंकि फ्लिपिंग हो रही है। ये मैं आपको बताना भूल गया कि फ्लिपिंग होती है तो होता क्या है कि एक्सियल का इक्वेटोरियल हो जाता है और इक्वेटोरियल का एक्सियल हो जाता है। कैसे? क्योंकि चेयर की इन्वर्टेड चेयर बन रही है। क्या हो रही है? चेयर की इन्वर्टेड चेयर बन रही है। जैसे आप समझ लो कि ये आपके पहला कार्बन ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। तो जब ये फ्लिपिंग होगी तो ऊपर वाला कार्बन नीचे चले जाएगा,
तो नीचे जाने से क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल वाला जो ग्रुप था वो नीचे चला गया, ये आपके ऊपर था ना, ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो नीचे होने से क्या होगा कि जो आपके इक्वेटोरियल वाला ग्रुप था वो नीचे हो गया, मतलब एक्सियल हो गया। तो एक्सियल का इक्वेटोरियल हो जाता है, इक्वेटोरियल का एक्सियल हो जाता है। तो एक्चुअल में तो ट्रांसपोजिशन यही है, एक्सियल एक्सियल, लेकिन फ्लिपिंग भी तो हो रही है, तो वो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये भी ट्रांस मानोगे आप, इसको भी इसको ट्रांस मानोगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब फ्लिपिंग की तो मैंने बता दी कि ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अब आपको चेक क्या करना है, या आपको बताना क्या है, बताना ये है कि मोर स्टेबल कौन सा है दोनों में से, ये वाला या ये वाला। अब होता क्या है कि अगर एक बल्कि ग्रुप होता तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ये क्या कर रहा है, रिपल्शन शो कर रहा है या इंटरेक्शन शो कर रहा है, जिसको आप गॉसियन इंटरेक्शन या 1,3 डायगोनल इंटरेक्शन कहते हो। ठीक है, तो नॉर्मली इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, बल्कि ग्रुप एक्सियल पे नहीं आता, इक्वेटोरियल पे आता है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन है। अब यहां पर क्या है कि दो बल्कि ग्रुप है, तो एक तो ये वाला इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्शन क्या हो रहा है कि ये बल्कि ग्रुप क्या है, पास पास हो गए, ये आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। तो ये जब आपस में रिपल्शन कर रहे हैं तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में, जिसमें आपके 1,2 डाई हेलो, ब्रोमो की जगह दूसरे हेलोजन भी ले सकते हो, 1,2 डाई हेलो साइक्लोहेक्सेन। दूसरी बात ये कि जितना ये हेलोजन बड़ा होगा उतना ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ दो बड़े बड़े जो ग्रुप है वो पास पास आ गए, यहाँ तो फिर भी हाइड्रोजन से इंटरेक्शन हो रहा है जो कि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इंटरेक्शन जो है इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मोर स्टेबल आ रहा है इस केस में वो आ रहा है एक्सियल एक्सियल। क्या आ रहा है, एक्सियल एक्सियल। तो पहला वाला जो आया ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, उसमें आपके क्या आ रहा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल आ रहा है। क्लियर? तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो एक्सियल एक्सियल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। लो, एक से ही हो गया आपका काम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, अगर आपको केवल ये भी आता, पढ़ा हुआ होता या आता आपको, तो उसी से आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि पहला वाला एक्सियल एक्सियल है, तीन में से, चारों में से केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अब दूसरा वाला भी एक्सियल एक्सियल है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि 1,3 पोजीशन जो है, अब यहां पर चारों पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। चारों मतलब तीन तरह की आप कह सकते हो, क्योंकि ये तो लगभग सेम ही है, एक्सियल इक्वेटोरियल का हो या इक्वेटोरियल एक्सियल का हो। अब ये कह रहा है एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल इक्वेटोरियल, ये सारी चेक करनी है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लेस स्टेबल है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्सियल एक्सियल। अब ये 1,3 पोजीशन है, ध्यान रखना 1,2 पोजीशन नहीं है। अब 1,3 पोजीशन के मैं अगर बनाऊं तो यहां बना देता हूं मैं 1,3 पोजीशन। 1,3 पोजीशन में एक्सियल एक्सियल का मतलब ये हो गया, ठीक है, एक्सियल एक्सियल 1,3 पोजीशन ये हो गया। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी आप बना सकते हो, एक्सियल इक्वेटोरियल भी बना सकते हो। अब ये मैंने सीधा सीधा सा एक्सियल एक्सियल क्यों बना दिया, क्योंकि ये आपके जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो वैसे तो क्या होता है कि 1,3 पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आ गया एक्सियल एक्सियल तो वो रिपल्शन शो करता है, क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या हो गया, आमने सामने आ गया, तो वो सबसे लेस स्टेबल की कंडीशन होती है। लेकिन क्योंकि यहां पर इस तरह की कंडीशन बन रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो नॉर्मली तो क्या होता है, 1,3 डाई एक्सियल जो है वो लेस स्टेबल होती है कॉन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर दो ग्रुप ऐसे हैं जो इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो ये भी एक्सियल एक्सियल ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सियल एक्सियल और एक्सियल एक्सियल। क्लियर? ये एक्सेप्शन के केस है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 38। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रांस और सिस का कंसेप्ट क्या है 1,2 पोजीशन के लिए और 1,3 पोजीशन के लिए। 1,4 पोजीशन आप चेक कर लेना खुद, थ्योरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा फिर मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, नॉर्मल केस में क्या होता है, और स्पेसिफिक ये जो एग्जाम्पल पूछे उस केस में क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। अगर दो OH ग्रुप हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो उस केस में क्या है कि स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की बात हो रही है, ध्यान रखना, पेंटेन है, एंड ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन एग्जिस्ट रेस्पेक्टिवली एज। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन के केस में क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन के केस में आपके जो स्ट्रक्चर है वो चेयर फॉर्म में है।
लेकिन ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में चेयर फॉर्म नहीं है, ये सिंपल आपके प्लेनर स्ट्रक्चर मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? प्लेनर स्ट्रक्चर। तो अब प्लेनर स्ट्रक्चर को मान के आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब जो भी प्लेन लगाना है या सिस ट्रांस चेक करना है वो उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्या कह रहा है ये, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन है और वो भी सिस है, डाइमिथाइल पहला केस है, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये मैं बना दूं अगर साइक्लोपेंटेन को, तो ये आपके साइक्लोपेंटेन हो गई। और कह रहा है सिस 1,2 डाइमिथाइल, तो ये मैंने डाइमिथाइल लगा दी, ये वेज पे बना दिया, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या कर दिया, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 कार्बन की रिंग है, तो दो जो ग्रुप है वो क्या है, वेज पे है, मतलब दोनों ऊपर की तरफ है, ठीक है। और 1,3 डाइमिथाइल है, सॉरी ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, 1,3 डाइमिथाइल है, तो ये पोजीशन इसकी जो है वो चेंज कर देते हैं, ये 1,2 बना दी मैंने गलती से। 1,3 बनाने के लिए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है, ये 1,3 पोजीशन हो गई। चलिए ये तो हो गई सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। दूसरा है ट्रांस, तो दूसरा भी बना देते हैं नीचे। ट्रांस में क्या हो जाएगा, एक वेज हो जाएगा और एक हो जाएगा डैश, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। कैसे, दोनों ग्रुप ऊपर की साइड है, मतलब सेम साइड है, तो सिस, एक ऊपर है एक नीचे तो ट्रांस, क्योंकि दोनों सेम है मतलब पास पास है, सिस हो गए, एक ऊपर एक नीचे तो दूर हो गए, ट्रांस हो गया। अब अगर हम चेक करें स्टीरियो वाइज, तो आप ये चेक करोगे कि जब मैं इसमें प्लेन लगाऊंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आप देखेंगे कि जो 5 कार्बन की रिंग है ये तो एक प्लेन में है, तो ये कार्बन आधा कट गया और ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन मिरर इमेज हो गए। लेकिन जो ग्रुप है क्या वो मिरर इमेज आ पा रहा है? तो आप देखेंगे दोनों ग्रुप ऊपर है तो ये मिरर इमेज बना रहा है, जबकि इस केस में क्या है, इस केस में ये वाला कार्बन तो कट गया, मिरर इमेज हो गया, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन मिरर इमेज है। लेकिन जो दो ग्रुप हैं वो कैसे हैं? तो आपने क्या करा, ये 5 कार्बन है तो ये प्लेन ऐसे लगाया, तो अगर दोनों ग्रुप ऊपर है तो मिरर इमेज बना रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे है तो वो मिरर इमेज नहीं बना रहे। अब मिरर इमेज बना रहे हैं और प्लेन लग रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये मीजो कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मीजो। लेकिन ये मीजो नहीं है, तो अगर प्लेन लग गया इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और किरल कार्बन होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है तो उसको मीजो कहते हैं, जबकि ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, मीजो नहीं है, तो ये बनाएगा पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो पहला वाला तो हो गया मीजो, दूसरा वाला क्या हो गया? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो यहां पर आपके जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, मीजो एंड पेयर ऑफ इनैंशियोमर। वापस से रिपीट कर दूं, अगर आपके दो किरल कार्बन होते हैं और बीच में प्लेन लग जाए तो वो मीजो की कंडीशन कहलाती है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर दो किरल कार्बन है और प्लेन नहीं लग रहा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। तो आंसर हो जाएगा मीजो एंड पेयर ऑफ इनैंशियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट इजेड नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दे रखा है क्वेश्चन में उसका आपको इजेड नॉमेनक्लेचर बताना है, ठीक है। ये आपके कंपाउंड दे रखा है, CH3PH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Cl कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COOH। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि वो आपसे एक्चुअल में स्टीरियो ही पूछ रहा है, स्टीरियो का मतलब इजेड नॉमेनक्लेचर ही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? कि जब आप इन डबल बॉन्ड की नंबरिंग करेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, उसके लिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूरी है। तो वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये COOH जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्दर
तो अब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर जो दे रखी है ऑप्शन में 2 4 6, इसका मतलब 2 ये वाला है, 4 ये वाला है और 6 ये वाला है। अब ये ऐसे लिख के क्यों देता है कि अगर आप आईयूपीएसी का ध्यान नहीं देंगे और केवल डबल बॉन्ड देखेंगे तो आप जल्दबाजी में हो सकता है इसको 2 मान ले, इसको 4 मान ले और इसको 6 मान ले। ये आपसे मेजर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। हालांकि इसने बाकी जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आपको यहां से भी आपको हिंट मिल जाएगा 6 क्लोरो और 7 फिनाइल। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कार्बन 6th है और ये वाला 7th है। तो ये आपने हिंट पूरी दे रखी है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, तीनों डबल बॉन्ड सॉल्व करने की, ई आएगा या जेड आएगा। अब EZ सॉल्व करने का जो मेथड है या जो प्रोसेस है क्या है, या जो रूल है वो क्या है, वो ये सिंपल सा है कि जब आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आपको केवल क्या चेक करना है कि ये जो दो ग्रुप हैं, ये वाले और ये वाले, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे कि ये जो दो ग्रुप हैं, दो वैलेंसी में जो दो ग्रुप हैं, उनमें ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने का नियम सबसे सिंपल सा है कि जो ग्रुप का एटॉमिक नंबर, मतलब स्टार्टिंग का जो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और भी नियम है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो इन दोनों में जो प्रायर वाला है वो और इन दोनों में जो प्रायर वाला है वो अगर सेम साइड आ गए तो वो सिस है, सिस को जेड से बताते हैं। और अपोजिट साइड आ गए तो वो ट्रांस है, जिसको हम किससे बताते हैं, ई से। तो कहने का मतलब है सिस ट्रांस को भी छोड़ देते हैं। अगर दो प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है सेम साइड आ गए तो वो जेड है, और दो प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आ गए तो वो क्या है, ई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे सिंपल ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबसे कम है ही, तो इसकी प्रायोरिटी कम है और इसमें इसकी प्रायोरिटी कम है। तो दो कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सामने आ गए या पास आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो क्या आ गए, सेम साइड आ गए। तो जब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं उसको हम कहते हैं जेड, उसको हम क्या कहते हैं, जेड। तो ये वाला हो गया जेड, ठीक है। मतलब सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो जेड है। तो अब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। अब आपके बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड का जेड है, मतलब ये ऑप्शन बच रहे हैं। अब इसमें 4 का जेड दे रखा ऑटोमेटिक, इसका मतलब अगर आपको 4 वाले कार्बन का सॉल्व करना नहीं भी आ रहा तो भी आपका काम चल जाएगा। ये होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का बेनिफिट है, कि आपको थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है या आपसे नहीं भी हो रहा है तो भी आप कर सकते हैं। तो आपने मान लो बीच वाला सॉल्व किया ही नहीं क्योंकि सेम ही आ रहा है, तो मैं तो नहीं कर रहा। अब मुझे चेक क्या करना है, लास्ट वाले का क्या आ रहा है, बीच वाले का मैं क्रॉस चेक करने के लिए लास्ट में करूंगा। लास्ट वाला चेक करते हैं 6th कार्बन का। अब यहां पर आपको क्या चेक करना है कि ये CH3 ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है। तो CH3 ग्रुप को अगर मैं लिखूं थोड़ा सा ओपन करके तो ये ऐसे आ जाएगा, ये H, ये H और ये H। और फिनाइल ग्रुप जो है वो एक्चुअल में ऐसे है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कार्बन, इसमें कार्बन है, पहला जो एटम है इसमें भी कार्बन है, इसके बाद सारा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट एटम अगर सेम होता है तो हम नेक्स्ट एटम पे जाते हैं जो कि हायर है। तो इसमें तीनों हाइड्रोजन है और इसमें आगे कार्बन है, तो प्रायोरिटी पीएच की हो गई, इसमें प्रायोरिटी किसकी हो गई, पीएच की। यहां पर आपके पहला एटम कार्बन है लेकिन ये पहला एटम क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। अब ये हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ई। तो ये ई हो गया। अब फोर्थ वाला जेड है, ये तो अंडरस्टूड है, इसको चेक कर लेते हैं कैसे। सबसे कम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ रहे हैं, इसका मतलब जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं ये और ये क्या आ रहे हैं, सेम साइड, मतलब ये हो गया जेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आईयूपीसी क्या कह रहा है, 6 क्लोरो 7 फिनाइल ऑक्टा 2Z 4Z 6E ट्राई इनोइक एसिड। अब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो दो हैं आपके, एक तो फिनाइल है और एक क्लोरो है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है पहले वो वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, इसलिए ये आपके लिखा गया 6 क्लोरो, 6 उसकी पोजीशन है, क्लोरो, फिर 7 फिनाइल आ गया। अब टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 8, तो ऑक्टा। फिर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी, 2Z 4Z 6E। फिर आपके डबल बॉन्ड कितने, 3, तो ट्राई इन, अगर
सिंपल एल्किन होता तो ट्राइइन हो जाता, लेकिन एसिड के लिए क्या लगता है, ऑइक एसिड, तो ये हो गया ट्राइइनोइक एसिड। ठीक है, ये आईयूपीएसी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये वाला, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर दे रखा है क्वेश्चन में, और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच टर्म इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अबव मॉलिक्यूल। अबव मॉलिक्यूल मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए, मैं इसको नीचे लिखता तो अबव मॉलिक्यूल हो जाता, समझना है आपको। ये कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दे रखी है, कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी है, अब इसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको चेक करना है। विच टर्म इज नॉट अप्रोप्रिएट मतलब 4 टर्म दे रखी है, 3 तो इस पे सूट करेगी और एक इस पे सूट नहीं करेगी। सूट का मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको जो टर्म्स दे रखी है ऑप्शन में उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो जो टर्म है उनका मीनिंग क्या है और उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग इस पे वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। चलिए चेक करते हैं। पहला है एसिमेट्रिक। तो देखिए यहां पर आपको मैंने शुरू में, आज के जो वीडियो था उसके शुरू में कायरल एकायरल बताया था। अब एसिमेट्रिक को सिंपली आप ऐसे समझ लो, सिंपली, ज्यादा डेप्थ में या टेक्निकल नहीं जा रहा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और प्लेन एब्सेंट है, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, कुछ लोगों का पढ़ा हुआ होगा तो वो टेक्निकल जाएंगे, तो मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि आरपीएससी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो अगर आई एब्सेंट है और प्लेन एब्सेंट है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और प्लेन एब्सेंट है, तो उसको मैं एक बार को क्या कहूंगा, एसिमेट्रिक। क्या कहूंगा, एसिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सिंपल कह दिया। अब इसमें एक टर्म होते हैं डिसिमेट्रिक, वो नेट गेट के काम की है, यहां पर बात नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा कि मैं 2 टर्म काम में लेता हूं, एक लेता हूं सिमेट्रिक और एक लेता हूं एसिमेट्रिक। ठीक है, स्कूल लेक्चर के अकॉर्डिंग लेवल की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन में से कोई सा भी एक प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है, उसको मैं कहूंगा सिमेट्रिक, और अगर ये दोनों एब्सेंट है उसको मैं कहूंगा एसिमेट्रिक। क्लियर? अगर प्लेन, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन जो है वो एब्सेंट है, तब वो कहलाएगा एसिमेट्रिक। और अगर प्रेजेंट हो गए, इनमें से एक भी अगर क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहां पर ये जो कार्बन है ये किरल कार्बन है, और एक अगर कार्बन है मॉलिक्यूल में और वो किरल कार्बन है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है कार्बन पे, तो उसमें प्लेन नहीं लगेगा और ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब बता देता हूं कि ये मैंने कहा एक पॉइंट है, तो अगर इसके इस डायरेक्शन में कोई एटम है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे अगर सेम एटम प्रेजेंट है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि इधर कोई है तो इधर भी है, इधर है तो इधर भी है, सेम। मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब ये प्लस एक्स में है तो माइनस एक्स में उतनी दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा समझाने के लिए बता दिया। तो यहां पर आपके प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ये क्या होगा, एसिमेट्रिक। इसका मतलब ये टर्म तो अप्रोप्रिएट है, ठीक ठाक अप्रोप्रिएट है। चारों, अगर कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो कायरल कहलाता है, ये भी अप्रोप्रिएट है। ये टर्म है स्टीरियोजेनिक। अब देखिए स्टीरियोजेनिक कहें या स्टीरियो सेंटर कहें या इस टाइप से टर्म आती है स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है ऐसा एटम जो स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस का मतलब वो स्टीरियो आइसोमर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है 2 तरीके से हो सकता है, या तो किरल कार्बन हो सकता है या डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये डबल बॉन्ड है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है मतलब स्टीरियो आइसोमर बना रहा है, स्टीरियो आइसोमर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर डबल बॉन्डेड कार्बन भी हो सकता है और किरल कार्बन भी हो सकता है। तो इस मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है, मतलब ये भी अप्रोप्रिएट है। हालांकि उसने केवल स्टीरियोजेनिक लिख दिया। अब लास्ट वाला है प्रोकायरल। अब ये क्या है भाई? प्रोकायरल तो हमने पहले सुना नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। 3 तो अप्रोप्रिएट है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये गलत हो गया। लेकिन हमको ये पता तो चल गया कि भाई ये आंसर है, लेकिन प्रोकायरल का मतलब क्या है?
प्रो का मतलब एक स्टेप पहले का। एक स्टेप पहले का मतलब क्या है कि एक तो है कायरल जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक है प्रो कायरल, इसका मतलब एक कदम पीछे है। एक कदम पीछे का मतलब क्या हुआ कि अगर चार वैलेंसी जो है, इसको मैं अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4, चार में से अगर दो डिफरेंट हैं और दो सेम हैं, मान लीजिए सपोज कि यहां पर अगर हाइड्रोजन होता, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये किरल कार्बन नहीं होता, तो ये किरल कार्बन नहीं होता। इसका मतलब ये कायरल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कायरल नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं एक ग्रुप को चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, मतलब कायरल से ये एक कदम पीछे है। तो कायरल से एक स्टेप जो पीछे है, ये वाली कंडीशन, इसको प्रो कायरल कहते हैं। तो प्रो कायरल का मतलब आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि कायरल से एक कदम पीछे। एक कदम पीछे का मतलब चारों ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन दो ग्रुप डिफरेंट है। अब आप कहोगे सर तीन डिफरेंट हो जाते, तो अब तीन डिफरेंट होंगे तो फिर चौथा तो डिफरेंट हो ही जाएगा। तो भाई या तो चारों डिफरेंट होंगे या कम से कम दो सेम होंगे। तो अगर दो सेम है तो वो प्रो कायरल की कंडीशन है। तो जैसे ही मैंने ये एच हटा के सीएल करा, ये क्या हो गया, कायरल। तो कायरल और प्रो कायरल में ये डिफरेंस होता है। कायरल में आप ऐसे समझ लो कि एक हाइड्रोजन है, सपोज मान लो कि चार में से एक ग्रुप हाइड्रोजन है, तो कायरल, प्रो कायरल में क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये फर्क होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रो कायरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रो कायरल।